नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते के तो राउंड अप को लेंगे ही और साथ साथ तैयारी आपकी कराएंगे अगले हफ्ते की भी। कौन से इवेंट्स, कौन सी चीजें अहम रहने वाली हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स अहम रहने वाले हैं, इन सारी चीजों पर आज करेंगे बातचीत अगले आधे घंटे के दौरान। और इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उन्हें भी जोड़ेंगे एक बार। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं क्योंकि इस शो में आपके सवाल भी होते हैं और आपके सवालों पर हमारे मेहमानों की तरफ से जवाब भी होते हैं। तो पहले आपके सवाल भेजने का तरीका वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और अपने सवाल फटाफट हमारे पास आप भेज दीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये एक नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9167329108 का। इस नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें पोस्ट करके भेज सकते हैं और उन सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे और पूछेंगे हमारे मेहमानों से कि क्या करना है आपके इन सवालों को लेकर। चलिए एक काम करते हैं, अब एक राउंड अप जरा बाजार का ले लेते हैं कि इस हफ्ते में बाजार में आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है गुरुवार की वो कैसी रही है। आप देखिए पूरे दिन की बढ़त गंवाकर निफ्टी फाइनली, आपको चार्ट्स में भी नजर आ रहा है कि फाइनली जो है वो सिर्फ 30-35 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। और बैंक निफ्टी तो आप देखिए पूरी बढ़त गंवाकर वहां पर भी आप देखिए हल्की सी, एकदम हल्की सी मजबूती दिखेगी 26 अंकों के आसपास की। आज के बाजार में जो सेक्टोरल मूव्स रहे उसमें आपको नजर आएगा कि ऑटो के शेयर्स, ये गुरुवार के बाजार की हम बात कर रहे हैं आज के बाजार की, और ये जो ऑटो के शेयर्स हैं वो बेहतरीन तेजी के साथ निफ्टी ऑटो का इंडेक्स 2.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा अगर आप कमजोर में देखेंगे तो निफ्टी मेटल में आज काफी बिकवाली देखने को मिली। उसके अलावा निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी डिफेंस और एनर्जी वाले शेयर्स आज नजर आए कमजोर होते हुए। तो ये बाजार का ओवरऑल का आज का अपडेट था। निफ्टी आईटी शेयरों में आज ठीक ठाक बिकवाली देखने को मिली, करीब करीब 3/4% के आसपास गिरकर ही बंद होते हुए नजर आए। लेकिन अब अगले हफ्ते सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो क्या चीजें अहम रहेंगी, कौन से लेवल्स अहम रहेंगे, जरा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शर्मिलाजोशी.com से शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ रही है, जानी मानी एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहले अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा समझना चाहूंगा, देखिए आज दिन भर बाजार मजबूत रहा लेकिन आखिरी के एक घंटे में सारी बढ़त गंवाकर और लगभग हल्के सपाट आप कह सकते हैं क्लोजिंग देखने को मिली है, 20-22 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है सोमवार को लेकर, और आज जो ये क्लोजिंग हुई काफी गिरावट के साथ, क्या वो सिर्फ एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का नतीजा था? सर हम पहले जानेंगे कि ये जो आज बिकवाली आई है ये क्यों आई है। अगर हम चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 8 मई को एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में हुआ था। वो गैप जो है वो काफी टाइम से ओपन था। जब जब भी ऐसा गैप ओपन रहता है तो वहां पे हम मानते हैं कि पेंडिंग पोजीशंस रहता है। इसके लिए वहां पे एक सेलिंग, जब भी वहां पे आता है मार्केट तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और वैसा ही आज देखने को मिला। और ओपन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव को भी अगर हम ध्यान में रखें तो 24,200 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रहा था सुबह से ही, और कल भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ था। तो अगर ये दोनों चीज को, टेक्निकल एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट डेटा, इन दोनों को अगर हम क्लब करें और एक ट्रेंड लाइन भी जो आता है, जो 20 अप्रैल से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन होता है, उसका भी एक रेजिस्टेंस एरिया वहां पे ही आ रहा था। तो 3-4 चीजें थी। एक रेजिस्टेंस के दौर पर वो काम कर रहा था। इसके लिए वहां से आज एक प्रॉफिट बुकिंग आया है और कल भी देखेंगे तो एफआईएस ने इतना अच्छा मोमेंटम के बाद कुछ ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग नहीं किया है। हालांकि थोड़ा शॉर्ट क्रिएट भी किया था मार्केट में एफआईएस ने। तो ये सब चीज को अगर हम नजर रखते हैं तो यहाँ पे एक आज प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप था और एक्सपायरी का दिन भी था। तो थोड़ा सा ऐसा मूव देखने को मिलता है वॉलेटाइल में। तो अगर अभी दिक्कत यहाँ पे आएगा जब अगर 23,800 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो और डीप करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज ये जो पुल बैक है वो एक हेल्दी पुल बैक माना जाएगा और 23,800 का अच्छा एक सपोर्ट जोन है। अगर उसको होल्ड करता है तो वापस ये वाला हाई जो है वो क्रॉस करने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मेन देखना है हमें कि 23,800 को रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये राय आपको निफ्टी बैंक के ऊपर मिल गई अजीत जी की तरफ से। एक बार जरा शर्मिला जी के पास चलते हैं। मैम गुड इवनिंग आपको। और एक सवाल आपसे मेरा इस चीज पर है कि बाजार को लेकर जो ट्रिगर्स थे, जो परेशानी वाले जो संकेत थे, वो तीन थे। एक तो पहला यूएस और ईरान की वॉर की टेंशन थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, अब वो खत्म हो गई है। क्रूड महंगा था, वो अब सस्ता हो चुका है, 75 के नीचे आ चुका है, 126 के हाई से अब घटता हुआ। अर्निंग्स हमारी अच्छी आई।
अब जो एक परेशानी है वो है एफआईआईज की सेलिंग को लेकर, वो रुक नहीं रही है। आपका क्या नजरिया है बाजार को लेकर? अब वैल्यूएशंस को देखते हुए क्या एफआईआईज के लिए अट्रैक्टिव हो रहे हैं हम, या अभी वो दूरी हमसे बनाए रखेंगे? मार्केट्स चलेगा कब? वेल ऑनेस्टली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और सोचे तो ये समझ में आएगा कि इट इज नॉट सो सिंपल कि एफआईज मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं बाइंग द लैक ऑफ बाइंग वाज नॉट ड्यू टू ओनली वैल्यूएशंस, बहुत अलग तरह की वजह भी थी। एंड वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली एक्टिंग ऑन सजेशंस, जैसे हमने पिछले हफ्तों में 2-3 बड़े मूव देखे हैं टू मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। तो मेरे हिसाब से ये देखना अब जरूरी होगा कि ये जो अब इमीडिएट खतरे टल गए हैं, तो हाउ डू वी रियली पोजीशन आवरसेल्व्स इन 2-3 वेज। एक तो एक थ्रेट कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि देयर इज सम और द अदर, यानी एक अनसर्टेनिटी जैसा माहौल बना है पूरे देश में, whether it is on a political front, whether it is on an economic front, कुछ ना कुछ चालू है। तो वो चीजें are we really in for a period of थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी 5-6 महीना लेकर, वो एक हमेशा थोड़ा डर रहेगा। लेकिन हाँ, बड़ी जो हमारे सामने 2 बड़ी मुसीबतें थी वो सॉल्व हो चुकी है। सो हाउ डज इंडिया नाउ पोजीशन इटसेल्फ विद द होल एनर्जी बिट, क्योंकि ये हमने देखा, क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट थे ऑयल पर, इसलिए हम वी फाउंड आवरसेल्व्स इन दिस पोजीशन। तो क्या व्हाट आर द मूव्स वी मेक? एंड नंबर 2, जो एजेंडा आपने सामने रखा कि क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 साल से लगातार एफआई सेलिंग आ रही है, इट इज मोर देन वैल्यूएशंस। तो व्हाट डू वी रियली डू टू एड्रेस दैट इशू? क्योंकि ये कहना बहुत गलत होगा कि वी डोंट रिक्वायर एफआई इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि वो एक सिग्नल रहता है कि आपकी इकोनॉमी एक राइट ट्रैक पर है, और व्हाट आर द सेक्टर्स जो ग्लोबली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो वो एक बड़ा इंडिकेशन रहता है। सो आई थिंक आई वुड वेट टू सी कि और किस इस तरह के क्या मेजर्स आते हैं टू मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक दोस कुड बी द 2 or 3 बिग थिंग्स दैट जो हमारे लुकआउट पे रहने चाहिए अगले 2-3 क्वार्टर के लिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ये बाजार पर एक नज़रिया बेहतरीन जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें बता रही हैं शर्मिला मैम। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस उनका, और उसको देखते हुए मैंने ये सवाल उनसे पूछा। खैर आगे बढ़ते हैं और ज़रा हमारे व्यूअर्स के सवालों की तरफ रुख करते हैं। हमारे व्यूअर्स के सवाल भी हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो अभिषेक कुमार पाल का सवाल है, और सवाल इन्होंने पूछा है विप्रो के ऊपर। 2250 शेयर इनके पास हैं, 182 रुपए की एंट्री प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की है, और नज़रिया इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। वो ये पूछ रहे हैं कि कब उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सवाल जरा पूछते हैं एक बार अजीत जी से भी। अजीत जी जरा बताइएगा एक बार कि क्या राय आपकी बनती है विप्रो के ऊपर, क्योंकि देखिए लगातार जो है ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है, कोई भी मोमेंटम इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। जब आईटी चल भी रहा है तो भी ये नीचे ही रहता है। हाँ, काफी सारी विप्रो में एक अच्छा पॉजिटिव मैनेजमेंट ने भी बात किया है एआई को लेकर, उसके बावजूद भी विप्रो लोअर लो ही बना रहा है। तो ट्रेंड अभी भी इसका कोई चेंज नहीं हुआ है। जो शिफ्ट है, मोमेंटम शिफ्ट जो हम देखना चाहते हैं, वो टेक्निकली मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ है। मगर ओवरऑल अगर मैं आईटी इंडेक्स को देखूं तो मुझे लग रहा है कि आईटी इंडेक्स कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट जोन पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक आईटी इंडेक्स में एक अच्छा बाउंस आएगा। बाउंस अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें समझने के लिए, जब पैटर्न वैसा फॉर्म होगा तब। मगर अभी फिलहाल तो एक बाउंस आएगा, तो मुझे लगता है कि उसके चलते ही विप्रो में भी एक बाउंस आ सकता है। 188 टू 195 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो जल्दी टेस्ट कर सकता है। मगर ओवरऑल आप देखेंगे तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है विप्रो बाकी आईटी स्पेस। बिल्कुल, चलिए, तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक बाकी तमाम आईटी शेयरों के मुकाबले। अगला सवाल हमारे पास जो आया है वो आया है हमारे पास सवाल जमाल अहमद खान का। उन्होंने एनएलसी इंडिया पर सवाल भेजा है। 1600 शेयर इनके पास हैं, 326 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 320 पे चल रहा है अभी, और लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका। एक बार शर्मिला मैम से पूछते हैं कि ये स्टॉक कैसा लगता है उन्हें। शर्मिला मैम, ये जरा बताइएगा एनएलसी इंडिया पर क्या राय आपकी बनती है? ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, क्या रह सकते हैं? कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस काफी ठीक है, उसमें स्टॉक के अभी के प्राइस पर वैल्यूएशंस भी ठीक लग रहे हैं।
So yes, I think he can stay invested in NLC. ठीक है, एनएलसी इंडिया में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ये राय आपको मिल गई है। हस्ती शाह इन्होंने अगला सवाल भेजा है हमारे पास पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के ऊपर। 31 शेयर इनके पास हैं 480 के भाव पर, और सवाल इनका ये है कि एग्जिट करना है या होल्ड किए रहना है। अब भी ठीक ठाक प्रॉफिट तो हो रहा है, अच्छा नहीं, शेयर की क्वांटिटी कम है तो 1600 रुपए का ही प्रॉफिट आपको नजर आएगा। अजीत जी, एक बार अपनी राय दीजिएगा चार्ट्स को देखते हुए कि क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या जो मुनाफा हो रहा है बांध लेना चाहिए उसे? मुझे लगता है जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बांध लेना चाहिए। चार्ट में कोई स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी मुनाफा है इसमें से ले ले। ठीक है, तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स पर ये राय आपको मिल गई है। एक और सवाल हमारे पास जो आया है वो आया है रमन सिन्हा का स्विगी के ऊपर, और 354 शेयर इनके पास हैं। 389 के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की हुई है। 389 स्विगी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर एक बार। 389 पे खरीदारी हुई है और अभी के जो भाव चल रहे हैं वो 240 पे चल रहे हैं, काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं इनके खरीद भाव से। शर्मिला मैम, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और चूंकि प्राइस भी अब काफी नीचे है, तो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं है? वेल, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। थोड़ा उनको लंबा रुकना पड़े शायद, क्योंकि उनका एंट्री प्राइस काफी ऊंचा था। पर उनको ये व्यू लेना चाहिए कि नॉट जस्ट द फूड डिलीवरी बिजनेस, लेकिन जो उनका विच इज इंस्टामार्ट, विच इज देयर हाइपर लोकल बिजनेस जिसको कहते हैं, उसके लिए काफी आई थिंक अच्छी संभावनाएं बन रही है आगे चलकर। सो आई एम पॉजिटिव ऑन ओवरऑल द फैक्ट बोथ जोमेटो, इटर्नल एज वेल एज स्विगी, गिवन द फैक्ट कि अब जो उनकी कोशिश है वो ये है कि दे गो बियॉन्ड टियर 2 टियर 3 टाउन्स और छोटे शहरों में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जिन शहरों में वो ऑलरेडी मौजूद है वहां पर भी उनका पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ टू प्राउंड स्ट्रैटेजी जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं, और हम देख ही रहे कि कितना कन्वीनियंस है कि आप घर पर बैठ के चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम अ ब्लिंकिट, वेदर इट इज फ्रॉम एन इंस्टामार्ट। और उस वजह से मुझे लगता है कि that this is a business जिसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये राय स्विगी के ऊपर हो गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो बने रहिए, हालांकि आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ये एक आप डिस्क्लेमर जरूर सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल हमारे पास प्रणव पटेल का आया है। स्टॉक है CDSL का, क्वांटिटी है 80 शेयरों की, और 1225 पे इन्होंने खरीदारी की है। 1317 पे भाव चल रहे हैं, तो 75 और 1590 रुपए के आसपास का प्रॉफिट इनको पर शेयर हो रहा है। टोटल प्रॉफिट 7360 रुपए का। इन्वेस्टर ये लॉन्ग टर्म के हैं, तो सवाल हम शर्मिला मैम से ही पूछ लेते हैं। मैम जरा CDSL पर अपना नजरिया साझा कीजिएगा, क्या करना चाहिए इन्हें? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक जो भी कोई कैपिटल मार्केट फेसिंग स्टॉक्स है उनके लिए मेरी राय काफी पॉजिटिव है। सो वेदर इट इज अ CDSL, NSDL, BSE ऑलरेडी लिस्टेड है, MCX, then we will have an NSE IPO। तो मेरे हिसाब से जो पार्टिसिपेशन है लोगों का मार्केट में, गिवन आवर डेमोग्राफिक्स, गिवन जिस लेवल पर मार्केट है, जिस पर इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है मार्केट में, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपको CDSL पर भी मिल गई है। लेकिन अब चलिए आपके लिए खास जो सेगमेंट हम लेकर आते हैं रोज VIP शेयर्स का, उसका रुख करते हैं। VIP शेयर्स यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, जिन शेयरों में वैल्यू छिपी हुई हो, जहां रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो। अजीत जी से समझते हैं कि उन्होंने VIP शेयर्स के तौर पर क्या चुना है आज हमारे व्यूअर्स के लिए। अजीत जी बताइए, क्या लेकर आए हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए VIP शेयर्स के तौर पर? पहला शेयर मैं लेके आया हूँ, वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। चार्ट जो है वो वीकली एंड मंथली पैटर्न पे बहुत अच्छा बेसिंग पैटर्न बना है और अच्छा मूव भी देखने को मिला है। हालांकि अगर आप नीचे से देखें तो करीब करीब 40-45% का मूव देखने को मिला है। उसके बाद एक टाइट कंसोलिडेशन और एक अच्छा वॉल्यूम डेवलपमेंट हो रहा है और ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी काफी पोटेंशियल है। इसका ऑल टाइम हाई भी ये शेयर अपना जो है वो टेस्ट कर सकता है। इस तरह से बेसिंग पैटर्न बना के स्ट्रॉन्ग अप मूव में जा रहा है। मगर हमने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इसको 1230 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है
और ऊपर का टारगेट जो है वो 2465, सॉरी 2230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 2465 का अपसाइड टारगेट मुझे इसमें देखने को मिलता है। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा मारुति। मारुति भी पूरा ऑटो सेक्टर में मुझे थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से एक अच्छा बेसिंग बन के आज काफी सारे ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मारुति भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा परफॉर्मर रहेगा। इसमें 13,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 15,000 का टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो मारुति और ग्राइंडवेल नॉर्टन ये दो मेरा पिक है। अजीत जी, शायद आपको ना स्टॉप लॉस इसका रिवाइज करना पड़ सकता है ग्राइंडवेल नॉर्टन का, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट में ना बड़ी बिकवाली आई है और 2230 उन्होंने दिया था, 2230 2228 पर है अजीत जी ये, तो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा शायद इसको, स्टॉप लॉस को। सर 2130 रख सकते हैं स्टॉप, 2130। ठीक है, इसे चेंज कर देंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब इसे तुरंत चेंज करके लेकर आएंगे स्क्रीन पर। 2130 का लगाइए आप स्टॉप लॉस, और टारगेट को आपको नहीं करना है चेंज, टारगेट जो है वही रहेगा आपके लिए। स्क्रीन पर ये दोनों चीजें लिखकर आ जाएंगी अभी के अभी, ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर सकें अगर आपने हमारी कमेंट्री में से ये मिस कर दिया है तो। 2130 का टारगेट, 2465 का आपको लगाना है, सॉरी 2130 का स्टॉप लॉस और 2465 का आपको रखना है टारगेट। 13,500 के स्टॉप लॉस के साथ 15,000 के टारगेट के लिए मारुति भी लेना है। तो दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज अजीत जी की तरफ से आपके लिए आ चुकी हैं। चलिए शर्मिला मैम के पास चलते हैं। शर्मिला मैम, आपने क्या चूज किया हमारे व्यूअर्स के लिए आज? आई एम गोइंग विद एसबीआई। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत अहम सेक्टर है, गिवन द फैक्ट कि अभी चीजें इम्प्रूव हो रही है और उस पर एक फिर से एक अटेंशन आएगा ऑन ऑल द बैंकिंग प्ले, और इन सब नामों में एसबीआई एक बहुत बेहतरीन बैंक है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बैंक। करेक्शन काफी हुआ है स्टॉक में, पूरे मार्केट में हुआ, वो एसबीआई में भी देखा गया, बट नंबर्स आर गुड। आगे चलकर चीजें फॉर द स्पेस अच्छी होगी और डेफिनेटली एसबीआई जैसी बैंक इन सब चीजों पर कैपिटलाइज करेगी। सो टारगेट ऑफ 1250 फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए इसी के साथ शो की समय सीमा यही होती है समाप्त। तो हमारे दोनों मेहमानों का कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी, शर्मिला मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम शेयरों पर, उसके अलावा वीआईपी शेयर पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की। बहुत शुक्रिया इसके लिए।